वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के बारे में। और बीए तृतीय वर्ष के बारे में हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो होगा भूगोल यानी जियोग्राफी, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो जियोग्राफी के हम पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात पेपर थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। और उनमें भी पेपर थर्ड में आपका 3 खंड होता है, उनमें से जो खंड आ है आपका उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम एशिया अर्थात साउथ वेस्ट एशिया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है उसका नाम क्या है, तो तृतीय प्रश्न का नाम है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी या फिर वर्ल्ड रीजनल स्टडीज जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें 3 कैटेगराइज होती है, एक तो होता है साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ओके इस लास्ट वाला होता है फार ईस्ट एशिया। तो साउथ वेस्ट एशिया को हिंदी में अगर हम बोलना चाहेंगे तो दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया, फार ईस्ट एशिया को हम पूर्वी एशिया या फिर सुदूर पूर्व एशिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर तो एक ही होगा। अब ये तीनों आपके नहीं, किसी अब हो सकता है इनमें से जो छात्र एवं छात्राएं मुझे सुन रहे हैं या फिर मुझे देख रहे हैं, इनमें से कुछ में ही ऐसा होगा जिसमें दक्षिण पश्चिम एशिया होगा, कुछ में दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, कुछ में पूर्वी एशिया होगा। तो ये आप अपने कॉलेज में पता करिए और अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं, फिर अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप निकाल लीजिए, वहाँ से इसको पता कर सकते हैं कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में कौन सा पूछा जाएगा। ध्यान रखें 3 खंड होते हैं आपके, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। हालांकि आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर मैं दक्षिण पश्चिम एशिया पर तो यह वीडियो बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी वीडियो आएगी और पूर्वी एशिया पर भी। अर्थात मैं तीनों के मॉडल पेपर्स और उसके तीनों के जो है महासंग्राम वाली वीडियो डाल दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको आप पूरा पूरा मतलब कि जब परीक्षा की दृष्टि से मतलब एक ही वीडियो में आप देख लेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे आराम से, परीक्षा दे करके चले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगर हम दक्षिण पश्चिम एशिया की, तो मतलब विश्व के क्षेत्रीय भूगोल पर थोड़ा एकदम से सरसरी नज़र हमको दौड़ानी रहेगी। अब उसमें दक्षिण पश्चिम एशिया में कुछ देश आते हैं, उन्हीं देश के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। वैसे अगर मैं बात करूँ, दक्षिण पश्चिम एशिया जो है विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का ही एक भाग होता है। दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 62,55,160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इसको मील में बताना चाहें तो 24,15,131 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी कुल जनसंख्या है आपकी 31,34,28,000 इसकी कुल जनसंख्या है, जो कि बहुत पहले का डाटा 2011 का लगभग। उसके बाद में यहाँ का जो जनघनत्व है, जनघनत्व मतलब होता है कि एक वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अर्थात मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो जैसे मान लेते हैं कि जो है 1 किलोमीटर का ऐसे हम दायरा बना लेते हैं। 1 किलोमीटर का दायरा समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देखते हैं 1 किलोमीटर इधर हम गए, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ऐसे हम एक वर्ग बना लें। और इस वर्ग में देखेंगे तो यही इस वर्ग के अंदर जो है 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग यहाँ पर जो है 50.1 लोग निवास करते हैं, मतलब लगभग 50 लोग निवास करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 51 लोग निवास करते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पर ये सभी लोग जब निवास कर रहे हैं तो इसी को निवास के स्थान को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व के नाम से जानते हैं। तो समझ गए बात। दक्षिण पश्चिम एशिया में अगर बात करें तो लगभग आपके 20 देश शामिल होते हैं। उन्हीं 20 देशों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और जो कुछ उनमें से खास देश होते हैं उनके बारे में, वहाँ के खनिज उत्पादन के बारे में, वहाँ के जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आपको वहाँ पे क्या उत्पादित हो रहा है उसके बारे में, वहाँ पर क्या चीज़ पाई जा रही है उसके बारे में, या फिर वहाँ से किस देश में आयात निर्यात हो रहा है, कैसा संबंध है उसका, इन सभी मुद्दों पर हमको चर्चा करनी होती है। उन 20 देशों के नाम आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले ऐसे एक उंगली पर रखिएगा हाथ और इसे मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। मैं 3 बार बोलूंगा 20 देशों के नाम, आप लोगों को सुनते चले जाना है बस। आपका पहला देश है तुर्की, दूसरा है बहरीन, मतलब हम दूसरा तीसरा नहीं बोलते, हम सीधे सीधा बोल देते हैं। तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जिसको कहते हैं, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, साइप्रस, मिस्र तथा आर्मेनिया। ये सारे के सारे देश जो है आपके दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल है। हमने क्या बताया, हमने कहा तुर्की बहरीन, हमने कहा क्या, तुर्की बहरीन। और ध्यान होगा अभी हमने एक जो है आपको जो है प्रश्न दिया था, उसमें हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसमें बहरीन द्वीप का नाम था, हमने पूछा था
कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, हमने को जो है क्विज जो कम्युनिटी में डाली जाती है उसमें हमने एक प्रश्न दिया था आपको कि जो है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो उसमें हमने ऑप्शन में दिया था, सबसे पहला ऑप्शन था बहरीन। लेकिन उसको जो है लगभग जो है आपके 90 से ऊपर लोगों ने उसको जो है गलत लगा दिया। ग्रीनलैंड कोई लगा रहा है, कोई जो है आयरलैंड लगा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से, इसी प्रकार से कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगा रहा है। तो मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं, बहरीन को ही कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपके 20 देश आपके इसमें शामिल हैं। पहला होता है तुर्की, दूसरा बहरीन, तीसरा कुवैत, चौथा ओमान, पांचवा है आपका कतर, छठवां सऊदी अरब, और उसके बाद में आपका सातवां है संयुक्त अरब अमीरात, आठवां है आपका यमन, नौवां है अजरबैजान, 10वां है जॉर्जिया, और 11वां है आपका इराक, 12वां इजराइल, 13वां आपका जॉर्डन, 14वां आपका लेबनान, 15वां फिलिस्तीन, 16वां सीरिया, और उसके बाद 17वां ईरान, और 18वां साइप्रस, 19वां आपका मिस्र, और जो है 20वां आर्मेनिया। एक बार फिर से तेजी से बोलेंगे, तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, साइप्रस, आर्मेनिया। ऐसे आपको एकदम से रटे होने चाहिए, बिल्कुल से इसे ध्यान रखिए। इन सभी देशों के नाम आपको रटे होने चाहिए, नाम के साथ साथ इनकी राजधानी भी रटी होनी चाहिए, इसको मैं बता दूंगा। और इतना नहीं लिखेंगे, जैसे आपसे कभी कोई प्रश्न पूछता सीधे सीधे कि दक्षिण पश्चिम एशिया के राजनीतिक संगठन व महत्व का वर्णन कीजिए। अब ऐसे पूछ लिया, फिर दक्षिण पश्चिम एशिया का एशिया व विश्व के संदर्भ में उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय मतलब आप कैसे देंगे उसको, आप दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे कि वह किस महाद्वीप का भाग है, वह उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, उसमें कितने देश हैं, उन देशों के नाम लिख देंगे। अगर उनकी राजधानी पता तो राजधानी लिख देंगे। साथ ही साथ उनकी जो प्रमुख भाषाएं हैं दक्षिण पश्चिम एशिया की भाषाओं में आपकी अरबी वहाँ पे बोली जाती है, आर्मेनियाई भाषा बोली जाती है, अजरबैजानी बोली जाती है, जॉर्जियाई बोली जाती है, ग्रीक, हिब्रू, फारसी, तुर्की, कुद्रू, तमाम प्रकार की भाषाएं ऐसे इसमें। तो आपको बस आसानी से इन सभी चीज़ों को रट लेना है। भाषा कौन में क्या क्या हमने बताई, भाषा में आपकी अरबी है, आर्मेनियाई है, अजरबैजानी है, जॉर्जियाई है, ग्रीक है, हिब्रू है, फारसी है, तुर्की है, कुद्रू है, ऐसे बोली जाती है। अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना कि अजरबैजान में अजरबैजानी बोली जाती है, आर्मेनिया में आर्मेनियाई बोली जाती है, जॉर्जिया में जॉर्जियाई बोली जाती है, तुर्की वगैरह में आप बताएंगे कि ये बोली जाती है, फारसी बोली जाती है, ईरान इराक में जो है फारसी बोली है, तुर्की में तुर्की बोली जाती है, ईरान इराक में फारसी बोली जाती है। ऐसे आपको नहीं बताना है, बस आप ऐसे देशों का नाम लिख देंगे, उसके बगल बगल में राजधानी अगर पता तो उसको लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। और उसके नीचे लिख देंगे दक्षिण एशिया की प्रमुख भाषाएं। इस प्रकार से ऐसे आप लिख करके आसानी से समझा सकते हैं। हालांकि मैं एक थोड़ा सिनेरियो आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को यह पता हो जाए कि दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल क्या होता है। अभी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपके मन में एक सिनेरियो पैदा, मतलब एक जो है ट्रेलर मिल जाए कि हाँ आखिरकार दक्षिण पश्चिम एशिया क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जाननी थी, आवश्यक थी, तो हमने बता दी। वैसे अगर मैं जो है राजधानी की बात करूँ तो तुर्की की राजधानी आपकी अकारा है। किसकी राजधानी, तुर्की की राजधानी अकारा है। और तुर्की में जनसंख्या जो है आपकी जनसंख्या लगभग आपकी जो है निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, लगभग इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास। आप जनसंख्या पूछेगा नहीं, जनसंख्या पे कोई हम आपको बताएं तो आप जो है इसमें दिक्कत होगी कि सर जनसंख्या बता दिए और जनसंख्या याद करनी पड़ेगी। तो जनसंख्या बिल्कुल भी आपको नहीं याद करनी है, बस हाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के पूरे बारे में आपको ध्यान रखना होगा। वैसे मैं तुर्की की राजधानी बताऊं तो तुर्की की राजधानी अकारा होती है, बहरीन की मनामा है, कुवैत की कुवैत सिटी ही है, ओमान की मस्कट है, कतर की दोहा है, संयुक्त अरब की है आपकी जो है रियाद है, उसके बाद में संयुक्त अरब कह रहे हैं, सऊदी अरब की आपकी रियाद है, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, यमन की है साना, अजरबैजान की है बाकू, जॉर्जिया की है तिबिलिसी, और उसके बाद में आपका इराक का है बगदाद, इजराइल का यरूशलम या फिर जेरूसलम, दो जो भी मिल जाए आपको, यरूशलम जेरूसलम दोनों उसको कहते हैं। ठीक, और जॉर्डन की अम्मान है, और उसके बाद में लेबनान की बेरूत है, फिलिस्तीन की जो है रामल्ला है, सीरिया की दशमिक है, ईरान की जो है तेहरान है, साइप्रस की निकोसिया है, मिस्र की काहिरा है या फिर केरो इसी को बोलते हैं, और आर्मेनिया की येरेवान है। ठीक, तो इस प्रकार से वहाँ की जो है जनसंख्या जो मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, ये राजधानियाँ हैं जो आपके सामने हमने प्रदर्शित कर दी। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं। दक्षिण एशिया का विश्व में ऐसा स्थान है जहाँ पर शुष्क प्रदेश है, ये पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडार आपको मिलेंगे, और यही इनके आय के साधन है। मुख्य साधन अगर बात करें, पूछेगा कि दक्षिण एशिया का मुख्य साधन क्या है आय का, तो आय का मुख्य साधन प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम वगैरह होते हैं। अरब प्रायद्वीप में भी तमाम सारे देश आते हैं। अरब प्रायद्वीप में आपका जो है
अजरबैजान वगैरह, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यमन, यूएई, कतर, बहरान, कुवैत, ये सब आपके उसमें जो है अरब प्रायद्वीप में आते हैं। तो ये सारे जो है कुछ खाड़ी देश में आते हैं। तो खाड़ी देश और जो है इसको किसी दिन चर्चा करेंगे हम, तो विस्तार से बता देंगे कि इसमें जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे एकदम विस्तार से, तो हम बताएंगे जो है खाड़ी देश क्या हैं, और उसके बाद में आपके जो है अरब के प्रायद्वीप में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से देश, तो उन सभी को हम देखेंगे। हालांकि अरब अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, जो जहाँ पे फारस की खाड़ी आपकी पाई जाती है, उसके निकटवर्ती भागों में पेट्रोल जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिनाई प्रायद्वीप और भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र जो कुछ यहाँ पे पाए जाएंगे, वहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल व प्राकृतिक गैस के लिए मतलब फेमस है, मतलब जाना जाता है, या गैस और प्राकृतिक गैस सभी लोगों को भेजता है, जिसमें उसे पेट्रो डॉलर मतलब मिलता है, पेट्रो डॉलर जो है उसको मिलता है इसके कारण से। और ध्यान रखेंगे ओपेक एक संस्था है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ओपेक में भी जो है शामिल है, इन्हीं लोगों ने मिलकर के, दक्षिण एशियाई संगठनों ने इसको शामिल किया है। तो ओपेक के गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने में यह लोग सक्षम क्षेत्र यह बन गया है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम एशिया के अतिरिक्त देश में अगर बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं, और वहीं जो है तेल की कंपनियां लगी हुई हैं, जहां पर ये लोग अपना निवेश करते हैं या फिर पूंजी निवेश करते हैं। इत्यादि चीज़ें आप इसमें ऐसे बता सकते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, हालांकि और भी सिनेरियो अगर बताएं तो, अगर चलिए अब उस जब हम चर्चा करेंगे, अब मैं इसमें बता दूंगा अगर आपको जो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, और उसमें मैं बता दूं अगर आपको जो है पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं, तो आपको सोचेंगे कि हाँ सर जी हमारे में कैसे बता दिए। लेकिन वैसे एक बार एक देख लीजिए, जो आपके जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसमें जो है लगभग आपके 11 देश शामिल हैं, जिसमें बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया जिसको कहते हैं, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिस्तीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल है। बुर्नोई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान होती है, कंबोडिया की नोम पे है, ईस्ट तिमोर की डिली है, इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया की जकार्ता है, लाओस की वियंतिमान है, और उसके बाद मलेशिया की आपका है कुआलालंपुर, उसके बाद में म्यांमार की नापीते, उसके अंदर फिलीपींस की मनीला, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हानोई। ठीक, ध्यान रखेंगे ये है आपका जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। और जब आप सुदूर पूर्वी एशिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको जापान और चीन जैसे देश मिलते हैं। इसमें आपके कुल मिलाकर के 8 ही देश शामिल है, जिनमें आपका चाइना, हांगकांग, मकाऊ, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया, ताइवान इत्यादि शामिल हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, हांगकांग की राजधानी चीनी है, मकाऊ की राजधानी मकाऊ जो है आधिपत्य है एक प्रकार से हांगकांग का ही, तो ध्यान रखेंगे। जापान जो है की राजधानी टोक्यो है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिणी कोरिया की सियोल है, मंगोलिया की उलान बटोर है, ताइवान की ताइपे है। इसी प्रकार से है, जब हम चर्चा करेंगे उस पर विस्तार से तो हम बता देंगे सारी चीज़ों को। हालांकि चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार साउथ वेस्ट एशिया से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और 2021 की परीक्षा में आपके पेपर में छपेंगे। आइए बात कर लेते हैं प्रश्नों की। और देखिए बीए तृतीय वर्ष भूगोल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीए तृतीय वर्ष की दृष्टि से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। भूगोल ज्योग्राफी तृतीय प्रश्न पर दक्षिण पश्चिम एशिया, पेपर 3 का सेक्शन ए। अब जो भी आप में पूछा जाता हो अपने हिसाब से आप देखिएगा। साउथ वेस्ट एशिया मॉडल पेपर होगा 2021 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल होंगे। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, वर्ल्ड रीजनल स्टडीज या वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आपके पेपर का नाम होता है। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी जल्द ही में उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करवाना शुरू कर दिया है बीए थर्ड ईयर में भी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर आपके प्रश्न हो रहे हैं तो जितने सारे हमने आपको अभी भी बता दिए, यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, राजधानी पूछेगा किसी चीज़ की, किसी चीज़ का जो है जनसंख्या पूछ लेगा, किसी चीज़ के बारे में आपसे ऐसे पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप तैयारी करिए और आराम से बिल्कुल आप रहेंगे, बिल्कुल कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर प्रश्न पूछा रहा है तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आप इससे जो है मुकर नहीं सकते और बड़ी ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं, इस ध्यान आई बात। चलिए बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया की। आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा गया पहला प्रश्न, देखें पेपर आपका होता है अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में पैटर्न जो है दक्षिण आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होता है। किसी में आपको 10 प्रश्न देते हैं, उनमें से केवल 4 करने होते हैं।
तो आप भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। और साथ ही साथ किसी में ऐसे प्रश्न पूछता है कि आप खंड आ, खंड बा और खंड सा देता है। खंड आ में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं जो कि 50 शब्दों में होता है। खंड बा से आपको जो है 10 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को अथवा करके दिया होगा, तो वहाँ पर आप वो उस हिसाब से करेंगे। इसी प्रकार से आपको मिलता है किसमें, इसी प्रकार से आपको जो है खंडसा पहुंचते हैं। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय मिलता है। दीर्घ उत्तरीय में 5 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्नों को करना होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खंड आ की, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 50 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो मैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और इन दीर्घ उत्तरीय को बता दूंगा। और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो आज जो हमने शुरुआत में बातें बताई और बीच बीच में जो मैं अभी बातें बताऊंगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो आप इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक प्रवेश का वर्णन कीजिए। अब सांस्कृतिक प्रवेश क्या होता है, सांस्कृतिक वातावरण के बारे में पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का सांस्कृतिक प्रवेश बताइए। तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया प्राचीन काल से ही संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, इतना लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे जहां दजला फरात के मैदान में विकसित बेबीलोन की जो संस्कृति थी, संस्कृति से न केवल पश्चिमी एशिया प्रभावित हुआ है, अपितु इसका प्रभाव एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा है। और एशिया के साथ ही साथ आपको ये बेबीलोन की सभ्यता का प्रभाव है वह यूरोप में भी आप देख सकते हैं, अफ्रीका के कुछ भागों में भी देख सकते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म का जन्म स्थल ही दक्षिण पश्चिम एशिया ही है, तो ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का जन्म स्थल भी है, ऐसे आप बता सकते हैं। तो इसी कारण से यह विश्व के लिए क्या हुआ है, एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सभी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। धर्म प्रचार के साथ अरब संस्कृति जो है अफ्रीका के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में इस प्रकार व्याप्त हुई है मेरे प्यारे दोस्त, कि वहाँ के क्षेत्र या फिर वे क्षेत्र अरब जगत के अंग बन गए। जैसे मिस्र वगैरह में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्र वगैरह भी अरब के प्रायद्वीप में ही जुड़े होते, जबकि मिस्र जो है वह अफ्रीका की कंट्री है, इजिप्ट जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं इजिप्ट, तो उसी को हिंदी में मिस्र कहते हैं। मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सब एकदम पैरेलल, एक ही दूसरे के आसपास ही की सभ्यता। जैसे अपने यहाँ मोहनजोदाड़ो है और उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, ये सारी जो सभ्यताएं हैं ये सब एक आसपास की हैं, वैसे वहाँ पर बेबीलोन और मिस्र वगैरह की सभ्यता थी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बस इतना आप लिख देंगे। तो अब लिखेंगे कि आज भी मिस्र हो गया, सूडान हो गया, लीबिया हो गया, ये सब अरब के अरब के देश माने जाते हैं लगभग, इसी के अंतर्गत गिनने जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सभ्यताएं जो है लगभग जो है यहीं से मिलती हैं अरब की कंट्रीज से, ठीक ध्यान रखेंगे। तो जबकि जो मिस्र, सूडान और लीबिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, मैं बता दूं आपको मैप के माध्यम से, 1 मिनट में अगर मैं मैप बनाना चाहूं तो मान लेते हैं ये आपका जो है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, इसके ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, इसके बगल में जो है आपका यहीं पर जो है अफ्रीका फैला हुआ है, मान लेते हैं ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के ऊपर यहीं पर आपका जो है यूरोप फैला हुआ है, ऐसे यूरोप, ठीक है, ऐसे यूरोप फैला, एशिया फैला हुआ है ऐसे यूरोप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से एक बात देखोगे, जो यहाँ पे इस बीच से जो नहर जाएगी इसी को हम स्वेज नहर कहते हैं। 1 मिनट समझिएगा बड़े आसानी, तो स्वेज नहर के बारे में पूछ सकता है आपसे कि स्वेज नहर के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसी इजिप्ट देश के यानी कि मिस्र के बीच से, कि स्वेज नहर जो होती है यह बीचों बीच से जाती है एशिया के और यूरोप के और किसके बीच से, एशिया के भाग से, और सारी ये मिलाती किसको है, तो यहाँ से लाल सागर को भूमध्य सागर से कहीं कहीं ना पे मिलाती है। और साथ ही साथ अगर अरब सागर देखेंगे तो अरब सागर भी यहीं पर पड़ता है, तो अरब सागर को भी जाकर के मिलाती है। तो यहीं पर स्वेज नहर है जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत से कोई व्यापार करना है अफ्रीका में स्वेज नहर के, या फिर यूरोप में जाना, तो स्वेज नहर के माध्यम से चले जाएंगे हम बड़ी ही आसानी से, नहीं तो ऐसे घूम करके हमको जाना पड़ेगा। अमेरिका व्यापार करना है तो ऐसे हम चले जाते थे, लेकिन अगर अमेरिका व्यापार करना है तो ऐसे हमको दक्षिणी पर, जैसे वो आया था क्या नाम है उसका, या फिर यूरोप में हमको व्यापार करना होता तो बगल में पाकिस्तान बैठा है, इधर से जाने नहीं देता अपना, और इधर भी और सारे देश है, तो हवाई जहाज से व्यापार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे आते थे यूरोप में, यहाँ पर यूरोप में आते थे, यूरोप कंट्री जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, अब जो यहाँ जो अफ्रीका, यहाँ से जो है काल चला नहीं था, वास्को डी गामा भारत की खोज करते करते ऐसे ऐसे आया था, ऐसे ऐसे इतनी दूर तक। अब स्वेज नहर की रास्ता उसको नहीं पता था, अब स्वेज नहर का रास्ता पता हो गया, अब सीधे ऐसे व्यापार होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से जो स्वेज नहर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं बताने वाला था आपको क्या, ओ माय गॉड, मैं आपको बताने वाला था कि जो है आपका क्या, अफ्रीका, अफ्रीका हमने बता दिया ना, अफ्रीका कहाँ पे पड़ता है,
अफ्रीका यही वाला क्षेत्र है आपका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका ये है और यहीं से वो गुजर के मतलब आपका ये जाता है। तो इसी के यहीं पर जो है खाड़ी देश हैं आपके, खाड़ी देश जो ये मैं बता रहा हूँ दक्षिण पश्चिम एशिया, ये इसी प्रांत को दक्षिण पश्चिम एशिया के नाम से हम जानते हैं। अब जब यही देश दक्षिण पश्चिम एशिया है तो यहाँ पर जो अफ्रीका के कुछ भाग होते हैं या भी इसी में मिले हुए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप हो सकता है मैप के माध्यम से ना समझा पाएँ, लेकिन मैप अगर इसमें नहीं, इसमें मैप की नहीं, लेकिन हाँ दीर्घ उत्तरीय अगर प्रश्न आपको मिलता है तो उसमें मैप बना दीजिएगा अच्छे से, और मैप बनाने की प्रैक्टिस विश्व स्तर पर कर लीजिए। अगर आप BA थर्ड ईयर में ज्योग्राफी लिए हुए हैं तो मैप बनाने आपको आना चाहिए, और सारे के सारे मैप आपके माइंड में घुसे होने चाहिए कहाँ पे कौन सा देश पड़ता है। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। तो हालांकि मिस्र, सूडान और लीबिया आपके कहाँ पर हैं, यह दक्षिणी जो सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से भले ही वो आज अफ्रीका में हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से वो आज भी जो है कहाँ पर हैं, एशिया के ही भाग माने जाते हैं, और एक प्रकार से अरब के देशों से मिलते जुलते रहते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। यदि दक्षिणी पश्चिमी यूरोप से अरब संस्कृति का निष्कासन नहीं किया गया होता तो वे क्षेत्र भी अरब जगत के अंग होते। ध्यान रखेंगे, और दक्षिणी पश्चिमी एशिया से अरब की जो संस्कृति है उसको अलग कर दिया गया बाद में, अगर वह अलग ना की गई होती तो वो भी अरब प्रायद्वीप के ही हिस्से होते, और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हम उनको भी अधिकतर पढ़ रहे होते। यह बात आप बता सकते हैं किसमें, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, 50 शब्दों में लिखनी थी, आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया के प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। दक्षिण पश्चिम एशिया में प्राकृतिक वनस्पति आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है वनस्पति का विकास जलवायु की पेटियों के अनुसार पाया जाता है। जलवायु पेटी क्या होती है, बहुत सारी जलवायु पेटियाँ होती हैं, जैसे कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, या इसी प्रकार से पेटियाँ होती हैं। जब हम जलवायु पेटी, वैसे आपने लोगों ने पढ़ा होगा जलवायु की पेटी, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, और उसके बाद में ये सारे कटिबंधों को आपने पढ़ा होगा, तो ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो दक्षिणी पश्चिम एशिया में अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास हुआ है वह जलवायु की पेटियों के अनुसार पाया जाता है। भौतिक परिवेश में अगर बात करें तो भौतिक परिवेश के अनुरूप यहाँ के वनस्पति का आदर्श रूप जो है उपस्थित करते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति अब नष्ट कर दी गई है, फिर भी अभी भी यहाँ पर विशाल भूखंड पर, विशाल स्थान पर, हर जगह अधिकतर जगहों पर प्राकृतिक वनस्पति का आवरण विद्यमान है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब होता है, जैसे तमाम से वनस्पति समझते हैं यार, अरे जैसे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारे प्रजातियों के पेड़ पौधे, वही वनस्पति होती है। तो ऐसे हम बता सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो है वनस्पतियाँ होती थी, जलवायु के आधार पर जो है या पेटियों के आधार पर यहाँ की वनस्पतियों का विकास हुआ है। ऐसे आप बता सकते हैं, इसमें कोई आपको हैरानी होने की आवश्यकता नहीं, बस इतना बता देंगे आपका 50 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया में जनाधिक्य की समस्या का वर्णन कीजिए। एशिया में जनाधिक्य की समस्या का वर्णन कीजिए। जनाधिक्य क्या होता है भैया, जनाधिक्य मतलब होता है जनसंख्या एक निश्चित अनुपात से जब बढ़ जाती है तो उसी को जनाधिक्य कहते हैं। जनाधिक्य वह स्थिति होती है जब उत्पादन के साधन क्या हो जाए, कम हो जाएं, और जो उपभोक्ता हो जाए वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। अर्थात जैसे उत्पादन के साधन मान लेते हैं कि एक पेन जो है बन रही थी पहले, मतलब 10 पेन बन रही थी और 10 ही लोग थे, तो 10 पेन है, 10 लोग हैं या 8 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो जाए, जनाधिक्य बताइए, जन अधिक हो जाएं। जब लोग अधिक हो जाएं किससे, पेन से, मतलब कि 20 लोग हो जाएं और 10 पेन रह जाए लिखने के लिए, तो ये क्या होगा, ये जनाधिक्य होगा। इसी को हम जनाधिक्य कहते हैं। एशिया में बढ़ती हुई जनसंख्या से इस महाद्वीप में अनेक प्रकार की समस्याएं आप देख सकते हैं। अब उसमें कुछ समस्याएं तो इतनी गंभीर हैं कि इनका प्रभाव देश के राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ता है, सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि ने बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया है। ऐसे आप लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसे आप लिख सकते हैं, अतः हमें इन बुराइयों को दूर करने के लिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो बढ़ रही है इसको रोकना होगा। इसके लिए परिवार नियोजन को आकर के सामने खड़ा हो, मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। सरकार के द्वारा अच्छी अच्छी नीतियों का प्रयोग किया जाए जिससे इसको रोका जा सके। बस इतना लिख देंगे, आराम हो जाएगा आपको। ठीक, जनाधिक्य वह स्थिति होती है जब उत्पादन के साधनों से अधिक उपभोक्ताओं में वृद्धि हो जाए। या दूसरे शब्दों में आप इसको बता सकते हैं कि जब जो है मान लेते हैं साधनों की संख्या में, मतलब कि आप बता सकते हैं माल्थस की यहाँ पर एक थ्योरी दे दीजिए
कि माल्थस महोदय ने कहा था। माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या होती है यह गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और जो उत्पादन के साधन होते हैं यह समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, समानांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थात मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो जो उत्पादन के साधन मतलब पेन है, एक प्रकार से मैं मान लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5, पहले दिन एक पेन बने दूसरे दिन 2 हो जाएगा, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन जो जनसंख्या है ये बढ़ रही है 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ है। 1 का गुणा 2 में किया 2 हो गया, 2 का गुणा 2 2 मतलब 2 का गुणा 2 में किया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, मतलब हर का क्या है एक प्रकार से गुणा होता चला जा रहा है 2 2 का। ठीक, तो ये होगा आपका गुणोत्तर श्रेणी। जबकि जो आपकी समानांतर श्रेणी होती है उसमें समान अंतर होता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 1 बचेगा, 4 में से 3 1 बचेगा, 5 में से 4 1 बचेगा। ध्यान रखेंगे इतनी बात, यह होती है गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन इनमें घटाएंगे तो इसमें 1 मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें 2 मिल जाएगा, इसमें 4 मिल जाएगा, इसमें आपका क्या मिल जाएगा, इसमें 8 ही मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से देखिए 2 का 2 में गुणा हुआ 4 बना, ध्यान रखेंगे इतनी बात, और 4 का फिर 2 में गुणा होगा तो 8 बनेगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 2 4 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, ऐसे मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगा कि दुगुना दुगुना करते चले जाओ। तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। तो जनसंख्या इस कैटेगरी में बढ़ती है, लेकिन जो उत्पादन के साधन हो 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जनाधिक्य की समस्या एक प्रकार से जटिल समस्या है, जिसमें उत्पादनों के साधनों में कमी हो जाती है और उपभोक्ताओं में वृद्धि हो जाती है। यह भी जनाधिक्य का एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो खनिज संसाधन क्या होते हैं भैया, खनिज संसाधन क्या होते हैं, जो है आपको खनिज संसाधन समझते हैं, जो नीचे से निकलते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उन्हीं को हम खनिज संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के खनिजों की उपस्थिति का महत्व तभी है जब खनिज सामर्थ्य अनुकूल हो। खनिजों के मतलब तमाम प्रकार की खनिजें पाई जाती हों, ऐसा नहीं कि केवल कोयला पाया जा रहा हो, अलग अलग प्रकार से पेट्रोलियम पाया जा रहा हो, प्राकृतिक गैस पाए जा रहे हो, कोयला हो, हीरा हो, सोना हो, अभ्रक हो, प्लेटिनम हो, तमाम प्रकार की चीज़ें। प्लेटिनम करें, प्लेटिनम तो एक प्रकार से बम बनाने की चीज़ हो गई, यूरेनियम प्लेटिनम चले। हालांकि और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो पाई जाती हों, सोना चांदी जो है, असरफी, तमाम सारी चीज़ें पाई जाती हों। असरफी खाना, असरफी बनती है सोने चांदी से, ओके ध्यान रखेंगे। तो जब खनिज समृद्ध अनुकूल में होता है तो वहाँ की खनिजों का महत्व होता है अधिकतर। खनिजों के दोहन की तकनीकी सुविधा वहाँ पर हो, अर्थात जो खनिज हो उनको कैसे हम निकाल लें। मान लेते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना अंदर दबा हुआ है, लेकिन अब उस सोने को निकालने की विधि हमको नहीं पता है, उसकी तकनीकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कोनो बतिए नहीं, फिर उसके अंदर पड़ा रहने दो उसको। इसीलिए आवागमन के साधन उपलब्ध हों। आवागमन के साधन का मतलब यह होता है कि जैसे कि यातायात जो हो वो सही तरीके से, जहाँ पर उत्पादन के साधन हो, मतलब कि जहाँ पर सोना पाया जाता है। मान लेते हैं कि भारत में जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश में पहाड़ है, वहीं पर अंदर सोना दबा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में पहाड़ों में सोना दबा है, लेकिन पहाड़ों तक रोड नहीं जा रही, तो उसका क्या मतलब होगा, वहाँ से सोना निकालेंगे, वहाँ तक मशीनें जा ही नहीं पाएंगी, तो कैसे सोना निकलेगा। तो एक तो यातायात के साधन होने चाहिए, वहाँ पर कुशल श्रमिक मौजूद होने चाहिए, वहाँ पर उन्नत किस्म की तकनीकी मौजूद होनी चाहिए, ताकि उससे लोग जो है उस जो खनिज संपदा पाई गई है उसका दोहन कर सकें, हम उसको निकाल सकें। ठीक, तो इसी प्रकार से वहाँ सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, आवागमन के साधन और कुशल एवं सस्ते श्रमिक मिल जाए। ठीक, संचार के साधन उपलब्ध हो, फोन वगैरह मिलाने के लिए वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा हो, तो ये सारे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से साधन, बगल में मार्केट हो कोई, ठीक, जहाँ से लोग अपने खाने खुराकी के लिए सारी चीज़ें ले सकें। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी उद्योग के बारे में, किसी भी खनिज संसाधन के दोहन करने के स्थान पर ये सारी चीज़ें जो है प्राप्त होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे लोग वहाँ पर जाते हैं और खनिजों का दोहन करने के लिए उनको आसानी मिलती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और वहाँ के देश का जो शासन हो, साथ ही साथ यह भी हो है कि देश का शासन हो, सजग हो कि हाँ नहीं सोना पाया था, सोना को निकालने के लिए तमाम प्रकार की छूट दे दे, नहीं तो सोना में कहे कि नहीं हमारे देश में नहीं खोदना है। तो ये एक प्रकार से देश का शासन जो हो उसको भी सजग होना चाहिए। इसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप ही जहाँ खनिजों का उचित उत्खनन होता है वहीं उसके परिष्करण और उन पर आधारित उद्योगों का भी विकास होता है। जैसे मान लेते हैं वहाँ पे सोना निकल रहा है,
वो मध्य प्रदेश में तो सोना निकल रहा, तो सोना निकालने के लिए लोग, सोना निकालने के लिए मजदूर आएंगे, तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, जीडीपी दर में वृद्धि होगी, जीडीपी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी दर कम होगी, बेरोजगारी दर कम होगी, जाहिर सी बात है रोजगार तो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने के साथ ही साथ विश्व स्तर पर हमारा नाम होगा और हम एक विकासशील देश बनने के लिए क्या होंगे, मतलब विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वहां पर जो होगा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, तो उद्योगों का वहां पर विकास होगा, सोना निकल रहा तो सोना बनाने की तमाम सारी मशीनें आएंगी, वहीं पर ज्वेलरी वगैरह की शॉप खुलेंगी, तमाम सारी चीजें होंगी। मतलब अब ये मैं केवल जो है सोने का बता रहा हूँ, बाकी कोयला वगैरह हो गया, अत्यधिक और तमाम प्रकार की चीजें हो गई, तो उन सभी मशीनें आएंगी, उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो इससे एक ही चीज़ों से तमाम सारे प्रभाव पड़ते, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे खनिजों की संपदा पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम एशिया में सभी धात्विक खनिजें प्राप्त नहीं होती हैं, या अभी उनकी जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सकी है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्राकृतिक गैसें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ये सारी गैसें यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि जो अन्य धात्विक खनिज हैं उनकी कमी यहाँ पर देखी जाती है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज संसाधनों को इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझ लेते हैं। अगला मुद्दा है इजराइल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इजराइल कौन है? इजराइल एक देश है, इसी का आपको क्या देना है, संक्षिप्त परिचय देना है, ये पूछ रहा है। इजराइल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इजराइल भैया बहुत तगड़ा देश, अभी पहले देश इजराइल का कोई देश वगैरह इजराइल नामो निशान नहीं था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिटलर ने बहुत ज़्यादा ये जो है यहूदियों को मार दिया, यहूदियों को मार के भगा दिया। उसके बाद में जब ये आए तो अलग जो है इन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करके जो है अपना देश बना लिया। उसके बाद में इजराइल जो है इसकी एक जो है संस्था मोसाद है, जो कि 24 साल बाद जो है अपने दुश्मनों को घेर घेर कर मारती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से टेक्निकल मामले में और ज़्यादा मिसाइल उसाइल के मामले में बहुत आगे। यहाँ से भारत का व्यापार अच्छा है, भारत को टैंक मशीनें वगैरह यहाँ से मिलती रहती है। मतलब जो है मतलब हथियार वगैरह के बारे में देखेंगे तो इजराइल जो है बहुत नंबर 1 पर है तो बहुत छोटा सा देश, लेकिन यह इससे डरते हैं सभी लोग, यह ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग ये खाड़ी वाले जितने भी देश हैं ना, ये जो अरब वगैरह जो मुस्लिम्स कंट्री हैं, ये सारे लोग दबे रहते हैं इसके तले। मतलब छोटा सा ही देश है इजराइल, लेकिन ये हमेशा डरवाए रहता सबको, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जो इजराइल है इसमें जो है एक प्रकार से बहुत सारे औद्योगिक नगर भी आप देखेंगे। इजराइल जो है एक प्रकार से पूछा गया है इजराइल के बारे में, इजराइल पूछा गया, इजराइल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इजराइल जो है या इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है आपका 20,770 वर्ग किलोमीटर है, केवल 20,770 वर्ग किलोमीटर है, बस इतना है। वर्ग किलोमीटर का मतलब तो समझते हैं कि 20,770 किलोमीटर ऐसी एक लंबी रेखा खींच दो, और इधर भी 20,770 किलोमीटर लंबी रेखा खींच दो, इधर भी 20,770 मीटर लंबी रेखा खींच दो, और इधर भी ऐसे खींच दो। इसी को कहते हैं हम वर्ग किलोमीटर, समझ में आई बात, इसी को वर्ग किलोमीटर कहते हैं। तो ये एरिया जो होगी ये एरिया इजराइल की है, तो 20,000 लगभग जाएंगे आप 20,000, ध्यान देंगे इतनी बात। क्षेत्रफल होता है या 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब इसमें मैंने बताया कि 20,000 मीटर, यहाँ 20,770 मीटर। आप 1 मिनट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह होगी, क्योंकि कोई भी देश एकदम से वर्गाकार नहीं होता कि एकदम से ऐसे वह देश हो जाए। अब इसमें होता क्या, मैं एक बार समझा दूं आपको, इस बात को ही मेंशन मत करिएगा, मैं आपको समझा दूं। इजराइल जो है ये मतलब तमाम प्रकार के हो सकता है कि इजराइल का नक्शा आप देखेंगे तो ऐसे मिले आपको, ऐसे मिलेगा। अब इसमें इसका जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग किलोमीटर में होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर जिसके हिसाब से इसका निकाल पाएंगे तो वो होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल उतना होता है, ना कि जो मैं बता रहा था कि जनसंख्या घनत्व का मैं बता दिया था आपको, जनसंख्या घनत्व कैसे पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व हमने आपको बता दिया था। हालांकि जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा, गणित में आप पढ़ते हो क्षेत्रफल अलग होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल अलग अलग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल अलग हो गया, इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल जो होता है अलग होता है। किसी का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, किसी का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। वैसे क्षेत्रफल निकालना हुआ तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, और वर्ग किलोमीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर इन सभी में निकलता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो लगभग 20,770 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, मतलब कि विस्तार है। जैसे अपने भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपने भारत का क्षेत्रफल है। अब क्या क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई वर्ग है, मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं एक वर्ग है। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना हुआ, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर की लंबी रेखा है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2। अगर वर्ग है तो ऐसे ही होगा, अगर आयत है तो ऐसे होगा, ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक। इधर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब देखो
अब इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग में भी, तो इसमें भुजा स्क्वायर सीधे वर्ग हो गया, 2 दूना 4। अब इसका 4 जो होगा ये 4 क्या हो जाएगा, यही 4 हो जाएगा, 4 वर्ग किलोमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो क्षेत्रफल है आप देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ही होगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो यही होता है आपका क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें अब किसी भी देश का आकार ना तो एकदम गोलाकार होता है, ना तो एकदम से जो है वृत्ताकार होता है, ना ही आपका क्षेत्रफल जो है इनका जो है वर्गाकार या फिर आयताकार इस प्रकार से होता है। तो इसको हम एक प्रकार से ऐसा नहीं बोल सकते कि जो है 67 जो है 20,770 किलोमीटर लंबी रेखा इधर इधर खींचेंगे। वो मैं जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे व्यक्तियों के बारे में जो बता रहा था, वही उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होकर निकल गया। तो इसीलिए उसके लिए जो है मैं तुरंत जो है इसके लिए आपको बता दिया, ना कि ताकि जो है आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक, तो कोई भी बात यहाँ पे जो है आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जो कि आप बाद में उसमें दिक्कत आए, या बात आप ध्यान रखेंगे। जो भी बातें तुरंत मतलब वो निकल गई, तुरंत हमको ध्यान आया कि हाँ नहीं ये क्या हमने बता दिया, तो हमने प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे लोगों की संख्या बता दी है। तो जो 20,770 वर्ग किलोमीटर है या क्षेत्रफल होता है इसराइल का, ओके ध्यान रखेंगे। आप इसराइल के संक्षिप्त परिचय में यह भी बता सकते हैं कि जो इजराइल है इसकी संपूर्ण जनसंख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 2010 में वहां पर जनगणना हुई थी, और 2010 की जनगणना के अनुसार जो इजराइल की जनसंख्या है वह 76,53,600 लोग वहां पर निवास करते हैं। अब बताइए वहां पर केवल 76,53,600 लोग निवास करते हैं 2010 की जनगणना के अनुसार। अब बताइए अपने भारत में कितने लोग रहते हैं, अपने भारत में इस समय तो 135 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन 121 करोड़ जो है लगभग, जो आपकी डाटा जो है 2011 के अनुसार देखेंगे तो 121 करोड़ जनसंख्या अपने भारत की है। ध्यान रखेंगे 121 करोड़ आपका, और लास्ट में 977 देखेंगे, 1,21,85,, आपका जो है 85,04,977। ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी जनसंख्या आपके भारत की है। तो ऐसे आप 121, 870 याद रखेंगे। ये है आपकी किसके अनुसार, ये है आपका 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 में जनगणना अपने यहाँ पर हुई थी। तो इसराइल का संक्षिप्त परिचय आप देते हुए लिखेंगे कि इसराइल का क्षेत्रफल 20 लाख मतलब 20,770 वर्ग किलोमीटर है। इसकी संपूर्ण जनसंख्या 76,53,600 जो है लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। यह जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 मई 1948 ईस्वी को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने सभी यहूदियों को मार करके भगा दिया था वहाँ जर्मनी से। उसके बाद में ये यहूदी लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे, और ये जो है फिलिस्तीन, जो पहले फिलिस्तीन ही पूरा देश हुआ करता था, बाद में इन्होंने इसको कब्जा लिया, और दबंग लोग मतलब दबंग नहीं एक प्रकार से आए, वहीं पर रहने लगे। बाद में सारे मुस्लिम कंट्रियों ने कहा कि हाँ इनको जो है कब्जा जो किए हुए छोड़ दो, ये करो करो, और लोगों ने इस पर जो है हमला भी किया इसराइल पर, लेकिन इसराइल ने सभी को जो है मात दे दी। तो इसमें इसराइल से टक्कर लेने वाला इसमें कोई नहीं, जो कि अखाड़ी देश हो या फिर मुस्लिम अरब कंट्री जो हैं, इनमें से कोई नहीं जाता कभी जो है इसराइल से लड़ाई करने, सभी डरते हैं इसराइल से। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। तो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, इन सभी से क्या हुआ है, ये इसराइल जो है घिरा हुआ है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जब जो है किसने भेजा था इसको, सभी यहूदियों को बलवा दिया था। क्यों बलवाया था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब इसराइल की मतलब सॉरी जर्मनी की हार हो रही थी और जर्मनी भाग रहा था, जर्मनी का जो हिटलर था वह हिटलर जो है भाग रहा था अपनी जो है जान बचाने के लिए, तो वह एक घर में छुपा था, वह घर यहूदियों का था। और उसके बाद में वो जब घर में सैनिकों ने पूछा कि जो है यहाँ पर हिटलर आया, तो उसने बता दिया कि हाँ वहीं पर छुपा है। तो वही हिटलर को पकड़ ले गए। तो हिटलर ने मन में ठान लिया था कि सभी को हम जो है बहुत ज़्यादा, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, ये प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, तब से उसने यहूदियों के प्रति क्या कर लिया था कि यहूदियों को हम विनाश कर देंगे। तो वही द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा मारा था इन सभी को। ठीक, तो हुआ क्या, बाद में इसराइल जो है अलग हो गया देश, यहाँ पर सभी लोग आए। आज भी इसराइल मतलब यहूदी धर्म का कोई बच्चा किसी भी पूरी पृथ्वी पर कहीं पर पैदा होता है तो उसको इसराइल की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 18 मई 1948 ईस्वी में फिलिस्तीन के जब फिलिस्तीन का विभाजन हुआ, उसी समय इसका उदय होता है इसराइल का। यहाँ संपूर्ण जनसंख्या लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई हुई बसी हुई है शरणार्थी के रूप में। ठीक, इन्हें ओलीम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 40% जनसंख्या जो है यहूदियों की, वह अलग से लोग जा करके मतलब कोई भी यहूदी हो तो इनको बुला लेते हैं, अगर उस देश में जाना चाहें तो नागरिकता उनको है, चले जा सकते हैं।
तो उनको क्या कहा जाता है, ओलीम कहा जाता है। जिनको शरणार्थी है अपने यहाँ, जिनको हम शरणार्थी कहते हैं, उन्हीं को वहां पर ओलीम कहा जाता है। जबकि यहीं के मूल निवासियों को, जिनका इजराइल में ही जन्म हुआ है, उनको हम सरबस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो जो इजराइल के मूल निवासी हैं उनको हम सरबस कहते हैं, जो वहां पर शरणार्थी के रूप में गए उनको ओलीम। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है, जो व्यक्ति जो है इजराइल में मूल निवासी, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सबरस कहते हैं, सॉरी सबरस कहते हैं। और जो व्यक्ति आपके ये होते हैं, इनका क्या नाम है, जो यहाँ से मतलब शरणार्थी के रूप में गए हैं, उनको हम कहते हैं ओलीम। अर्थात अलग अलग देशों से जो है गए हैं, वहां पर बस गए हैं, नागरिकता उनको, चूंकि कहीं पर भी पैदा होता है बच्चा यहूदी का, तो इजराइल उसको नागरिकता प्रदान कर देता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओलीम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ की 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित होती है, जबकि शेष यहूदी समुदाय से। तो यहाँ की 16% जनसंख्या मात्र अरब समुदाय मतलब मुस्लिम्स हैं, बाकी सभी यहूदी धर्म से संबंध रखते हैं, जो विभिन्न देशों से शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन में आकर के बस गए हैं। तो 16% जनसंख्या केवल अरब समुदाय के लोग हैं, बाकी यहूदी धर्म के लोग हैं जितने भी, और बाकी आपका बचता है 16 4 20, लगभग जो है आपका 84% जो जनसंख्या है वो कहाँ की है, वह जनसंख्या आपकी मतलब सब यहूदी धर्म के लोग हैं। एकमात्र दुनिया का यहूदी धर्म वाला देश यही है इजराइल, यह बात ध्यान रखेंगे। इजराइल की कभी कभी आपसे रिफ्ट घाटी पर प्रकाश डालने को पूछ सकता है। तो इजराइल में जो है धरातलीय स्वरूप में तटवर्तीय मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय भाग, भ्रंश घाटी और दक्षिण का मरुस्थलीय पठार एवं धरातलीय विशेषताएं तमाम प्रकार की देखी जा सकती हैं। भ्रंश घाटी का सिलसिला जॉर्डन से होता हुआ इजराइल तक फैला हुआ है। मृत सागर से दक्षिण अकाबा की खाड़ी तक इसका विस्तार हुआ है, तथा यह समुद्र सतह से नीचा है। इजराइल तथा दक्षिणी भाग नेगेव के नाम से पुकारा था। दक्षिण का मतलब इजराइल का जो दक्षिणी भाग है, जो नीचा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नेगेव कहते हैं, जो कि इजराइल की रिफ्ट घाटी के रूप में हमारे सामने आती है। तो वैसे आप बता सकते हैं। इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर पूछे कि इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन है, तो इजराइल औद्योगिक क्रांति पूछेगा आपसे कि इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, तो उसमें आप अब ऐसे नहीं कि बता देंगे कौन कौन से हैं, अब आप उसमें बता भी सकते हैं कि कौन कौन से हैं, लेकिन अब उसमें आप जो है आसानी से उसको साधनों को ना बताते हुए उसमें आप, जैसे कि इजराइल के जो नहीं मानते, जैसे उसमें आपका तेल अबीब हो गया, जाफरा है, आपका नेबलस है, हैफा है, एकरे है, ये सब औद्योगिक नगर है। लेकिन अब इतना बता देंगे तो क्या 50 शब्द कंप्लीट होगा, नहीं होगा ना। तो आप इसमें बता सकते हैं इजराइल में कि इजराइल औद्योगिक प्रगति में पश्चिम एशिया का अग्रणी देश बन गया है। देश की 1/4 से अधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई है। प्रमुख उद्योगों में वस्त्र, रसायन, सिगरेट, चमड़ा, शराब, हीरा कटाई मशीन, कागज और फल संरक्षण सर्वोपरि यहाँ पर होता है। और तेल अवीव, जाफरा, नेबलस, हैफा, एकरे, ये सभी यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। पेट्रोल शोधन में भी एक प्रमुख उद्योग यहाँ पर है। नई औद्योगिक नीति के तहत यहाँ औद्योगिक विकास का भी केंद्रीकरण किया जा रहा है। ऐसे आप बता सकते हैं। तो अब इजराइल से कोई भी प्रश्न पूछेगा, आपसे नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इराक में खजूर की कृषि का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इराक में खजूर की कृषि का वर्णन कीजिए। इराक की मैं बात करूं तो इराक की प्रमुख व्यापारिक फसलों में खजूर की कृषि अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त। विश्व का आधा से अधिक खजूर जो होता है, खजूर जो है वो इराक से अकेले उत्पादित किया जाता है। तो इराक जो है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। यहाँ पर जो है खजूर विश्व की आधी खजूर, जैसे 50 मतलब 100 खजूर निकालता है कोई पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर 100 खजूर मिलती हैं, तो 100 में से जो 50 से अधिक खजूर होती है, लगभग 55 या 60 के आसपास, वह अकेले कौन निकालता है, इराक निकालता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इराक जो है क्या निकालता है, इराक आपका आधे से अधिक खजूर खुद ही निकालता है। अनुमानता अगर बात करें तो यहाँ 3 करोड़ से अधिक खजूर के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। इराक में जो डेल्टाई भाग है, डेल्टाई भाग जो है वहीं पर खजूर की कृषि की जाती है। डेल्टाई भाग, डेल्टा वाह होता है, मान लेते हैं नदियाँ पहाड़ों से आई, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है भैया, ये पहाड़ है, मान लेते हैं ये पहाड़ है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये पहाड़ है। अब पहाड़ों पर होता क्या एक्चुअली में, जो ये ऊंच वाली जो चोटी ये बनी हुई है, इसको हम चोटी कहते हैं, पीक कहते हैं, इन्हीं को पहाड़ कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। लेकिन जो पहाड़ों के बीच में धंसा हुआ भाग होता है नीचे, इसी को हम घाटी कहते हैं। जो पहाड़ों के बगल में धंसा हुआ घाट होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे चले जाते हैं। तो जो ये ऊंची वाली जो पीक वाली चोटी यहाँ पर जो लाइन मिला रही है, इसको हम कहते हैं चोटी, अर्थात पहाड़ों की चोटी पहाड़ है ये। लेकिन इसी के बीच में देखिए ये गड्ढा बना हुआ है, और जब यह गड्ढा बना हुआ है आपका, इसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं, इसी गड्ढे को हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसी गड्ढे को हम कहते हैं
इसी गड्ढे को हम कहते हैं घाटी। ध्यान रखेंगे, तो इसी को हम घाटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, घाटी कहते हैं। रिफ्ट वैली हमने आपको बताया, रिफ्ट वैली हमने आपको नहीं समझा रिफ्ट वैली क्या होता है। आपने पढ़ा होगा जो है बीए फर्स्ट ईयर में, जब ऐसे मान लेते कोई विशाल भूखंड होता है, इस विशाल भूखंड में क्या होता है कि एक प्रकार से दो रूप है, मान लेते इसके दो जो है, मान लेते दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं या फिर दो जो है भूखंड जुड़े हुए हैं। अब दोनों भूखंड मान लेते इधर को, एक भूखंड इधर की ओर जा रहा है, प्रसारित हो रहा है, एक इधर की ओर, तब बीच में क्या होगा, तो जब अलग अलग जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच के जो भाग होंगे इनमें दरारें पड़ना शुरू होंगी, और दरारें पड़ने के बाद में क्या होगा, ये जमीन जो होगी या धंस जाएगी, तो एक प्रकार से ऐसे नीचे निकल जाएगी। तो जब ये नीचे हो जाएगी तो ये ऊपर का जो भाग होगा, जो यहाँ ऊपर का भाग होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये धंस जाएगा, ये वाला भाग जो होगा ये नीचे की ओर धंस जाएगा, और इस प्रकार से यहीं से हो जाएगा ये। तो ये ऊपर की ओर, एक प्रकार से मैं फिर से बना दूं आपको सामने, मान लेते पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, ये इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, मतलब प्रसारित गति हो रही है एक प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो यह हो सकता है कि यह ऊपर की ओर उठ जाए ये वाला, तो ये प्रकार से, प्रकार से अगर यह नीचे की ओर धंस जाता है तो यही प्रकार से क्या हो जाएगी, घाटी हो जाएगी। 1 मिनट के लिए इसको हम हटा दें, इसको घटा दीजिए, तो एक प्रकार से गहरा वाला गड्ढा बन जाएगा, तो ये घाटी हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या होता है, तमाम प्रकार के भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का उदाहरण हम देख सकते हैं। हालांकि जब मैं भ्रंश पर्वत वगैरह पढ़ा रहा था बीए फर्स्ट ईयर में, तो हमने इसको समझ लिया था इस बात को, तो यहाँ पर समझाने की उतनी आवश्यकता नहीं, ना तो आपसे पूछेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं इराक में हम क्या बता रहे थे, इराक में हम खजूर उत्पादन के बारे में बता रहे थे। तो नदियों का जो ये पर्वत होता है, और पर्वत से नदियां यहीं से बहती हैं, पर्वत पे ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े, और वही ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियरों को पिघलने से क्या होता है, नदियों में पानी आता है और नदियां बहना प्रारंभ करती हैं। नदियां जब पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं तो बहुत ही तेज बहती है और बहुत ही साफ होती है, लेकिन जब वह नदियां आगे बढ़ते हुए जाती है तो मैदानों में जब प्रवेश करती हैं, वहीं से उनकी गति में थोड़ा धीमापन आता है। और चूंकि यहीं पर जो है लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में ही हम डैम वगैरह बनाते हैं, बांध बनाते हैं, बांध बनाने के कई प्रभाव जो है आपके गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। बांध बनाने से हम नहरें बना सकते हैं, झीलों का निर्माण होता है, कृषि में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं, इसी प्रकार से हम विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, मतलब बिजली बना लेते हैं बांध बना लेते हैं। लेकिन बांध बनाने के कई हानियां भी होती हैं, आसपास के इलाके में पानी भर जाता है, आसपास के इलाके में पानी भर जाता है बांध बनाने से, उसके पानी को रोकना ही बांध बनाना होता है। तो आसपास के इलाके में पानी भर जाएगा, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो वहाँ के व्यक्ति रह रहे होंगे इस क्षेत्र में, उन व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, विस्थापन, मतलब कि वह पारिस्थितिकीय अपकर्ष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और वह क्या होंगे, उनका विस्थापन हो जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा और वो अलग जाकर के अपना जीवन यापन करने लगेंगे। तो इस प्रकार से होता है बांध बनाने के जो है डिसएडवांटेज और जो है एडवांटेज। तो ये इसका लाभ भी है और हानि भी है, दोनों को हमने आपको बता दिया। हालांकि जब नदियां बह करके आती हैं तो जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि बांध वगैरह बनाए जाते हैं पहले से ही। नदियों की जब गति धीमी हो जाती है तो नदियों में एक प्रकार से गति धीमी हो गई, इनमें शक्ति कम आ गई, तो ये नदियां जो एक साथ ही बह रही थी, एक ही धारा में बह रही थी, उन नदियों में क्या हो जाता है, और नदियां जो होती है जब ऊपरी पहाड़ों से आती हैं तो पहाड़ों के कुछ हिस्सों को काटते पीटते हुए उनमें से जो मलबा होता है, यानी जो कूड़ा कबाड़ होता है, उन सभी को अपने साथ बहा करके लाती हैं। जब उन सभी को अपने साथ बहा करके लाती हैं, पत्थर को, बालू को, कंकड़ को, मोरंग को, इन सभी को बहा करके लाती हैं, और जब बहा करके, जब तक उनको इतनी शक्ति होती है कि उन पर्वतों, मतलब उन पहाड़, उन उन उन, उन जो है आपके जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उनको बहाने की शक्ति जब तक नदियों में रहती है तब तक वो अपने साथ बहाती रहती हैं। और जब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति में कमी आ जाती है, तो यहीं पर क्या होता है, नदियां क्या होती हैं, उनको छोड़ देती हैं। जब नदियों के अवक्षेप जो होते हैं, नदियों के जो मलबे होते हैं, यहीं पर गिर जाते हैं, छूट जाते हैं, नदियां छोड़ देती हैं, नदियों में क्या होता है, उनका मार्ग क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है मार्ग। और मार्ग और अवरुद्ध होने के बाद में नदियों में कई फाड़ हो जाते हैं, कई धाराओं में नदियां बट जाती हैं। जब कई धाराओं में नदियां बट जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब कई धाराओं में नदियां बट जाती हैं तो इसी से क्या बनता है, इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसी डेल्टाई भागों में इराक में खजूर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही डेल्टा होता है जब नदियाँ वृद्धावस्था में पहुंचती हैं, नदियाँ जब बूढ़ी हो जाती हैं, नदियों की जब जो है आपकी क्षमता या शक्ति क्षीण हो जाती है, तब वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखेंगे, नदियाँ दो प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है मुख्य रूप से। पहला है आपका डेल्टा, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है एस्चुरी। एस्चुरी मतलब गड्ढा एक प्रकार से, तो समुद्र में जब गड्ढा कर देती हैं तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। और जब नदियां जो है मैदानी भागों में
जो है एक प्रकार से विस्तृत भूभैदान अपने निक्षेपों के द्वारा, अपने मलबों के द्वारा, अपने कूड़ा कबाड़ों के द्वारा जो नदियाँ बहा करके लाती हैं उनके द्वारा जब एक ज़मीन बना देती है तो उसी को हम डेल्टा कहते हैं। आज पूरे संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि भारत में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल जो है प्रदेश में, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत है डेल्टा में। इसमें मैंग्रोव नामक वनस्पति इत्यादि वगैरह पाई जाती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस बात का मेंशन आपको नहीं करना है, लेकिन हाँ ये बात जानते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सारी चीज़ों को समझने में। चलिए बात कर लेते हैं और भी आगे हम। तो इराक में खजूर उत्पादन के बारे में आप बता सकते हैं कि इराक में खजूर उत्पादन जो होती है, यहाँ पर लो है लगभग कितने पेड़ हैं, तो 3 करोड़ से अधिक खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। या खजूर के जो पेड़ हैं यहाँ पर कहाँ पे, डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा हमने बता दिया क्या होता है। यहाँ लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में केवल खजूर के बाग लगाए गए हैं। 160 किलोमीटर लंबा, 160 किलोमीटर लंबा मतलब बहुत लंबा हो गया, 160 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा, ये एक पट्टी मतलब आयताकार क्षेत्र में क्या लगाया, खजूर के वृक्ष लगाए गए। कहाँ पर भैया, ये लगाए गए कहाँ पर, जो है यहाँ पर इराक में। तो आप जब भी लिखेंगे इराक में खजूर उत्पादन को लेकर के, अगर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ ले या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एक आयत बनाएंगे और आयत में आप 160 किलोमीटर यहाँ पर दर्शा देंगे, 160 km यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 3 किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे और 1 मिनट ऐसे बता देंगे कि हाँ लगभग, और इसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। 160 गुणे 3 कितना हो गया, 16×3 = 48 मतलब 480, 480 जो है वर्ग किलोमीटर में लगभग जो है यह क्षेत्र मतलब पेड़ लगाए गए हैं। कहाँ पर, इसमें इसमें किसमें, इराक में। तो आप ऐसे इसको बता सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इतने में खजूर के बाग लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है फरात, दजला फरात, आपने फरात सुना होगा, दजला फरात ये नदी हैं और इन्हीं की घाटियों में दजला फरात नदी के किनारे जो है जहाँ कृषि के लिए अयोग्य भूमि है, वहाँ पर क्या किया गया, खजूर के भी बाग लगाए गए हैं। इराकी लोगों के भोजन में खजूर एक प्रमुख अंग भी है। इराक जो है 4 लाख टन से अधिक खजूर उत्पादित करता है, जिसका आधा से अधिक भाग क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। 4 लाख टन खजूर जो है यहाँ पर निकाला था, जिनमें से लगभग 2 लाख 2.5 लाख खजूर जो होती हैं बेच दी जाती हैं। खजूर ये क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। खजूर मतलब भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक भोजन का प्रमुख अंग है खजूर, ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी आप जब आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में खजूर मिलती है। अब ये खजूर आती कहाँ से है, या खजूर आती है यहीं इराक वगैरह से। अब इराक से खजूर आती है क्योंकि वहाँ पर खजूर बहुत अच्छी खजूर होती है। कभी आपने मुंबई जाइए तो मुंबई पे खजूर वो बेचते हैं, मतलब बेचते हैं। फिर बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो खजूर वो इराक की खजूर आपको बिकती हुई मिलेगी मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तुर्की में जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालिए। तुर्की में जनसंख्या वृद्धि कैसी है भैया, इसको बताइए। तुर्की में जनसंख्या किस प्रकार से है। तो 2001 में तुर्की की जनसंख्या 650 लाख थी, मतलब कि 650 लाख का मतलब होता है कि 6 करोड़ आपका 50 लाख। तो 6 करोड़ 50 लाख जनसंख्या थी तुर्की की 2001 की जनगणना के अनुसार, जो 2.3 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती रही है। यहाँ जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। देश का औसत घनत्व मात्र 85 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब तुर्की में 85 लोग जो है 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने वह बात बताई थी कि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो इसके बीच में कितने लोग रहते हैं, इसके बीच में मेरे प्यारे दोस्त 85 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1 किलोमीटर में जो है 85 लोग रहते हैं। यही होगा इसका जनघनत्व किसका, तुर्की का। सर्वाधिक घनत्व तटीय मैदानों और पठार के क्षेत्रों में आप देखेंगे, जहाँ पर औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र हैं, जहाँ पर उद्योगों के विकास हैं और साथ ही साथ प्रशासन के केंद्र है। मतलब जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वहाँ प्रशासनिक केंद्र है। दिल्ली क्या है, अपने यहाँ प्रशासनिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र क्या है, कानपुर वगैरह जो हो गए ये औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक, तो कानपुर आपका औद्योगिक केंद्र है, या अहमदाबाद आपका औद्योगिक केंद्र है। और उसके बाद में लेकिन दिल्ली क्या है, प्रशासनिक केंद्र है। तो दिल्ली में भी जनसंख्या पाई जाती है, अहमदाबाद में भी जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ पर प्रशासन होता है, प्रशासनिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि जो है आपका जो है जैसे लाल किला वगैरह सब दिल्ली में है ना प्रशासनिक भवन। तो ऐसे वहाँ पे भी जो जहाँ पर प्रशासनिक चीज़ें होती है वहाँ पर जनसंख्या रहती है, या तो जहाँ पर उद्योगों का विकास जाता है वहाँ पर रहती है। ठीक, इन्हीं के आसपास जो है निवास करते हैं। न्यूनतम घनत्व जो है पठार के पूर्वी क्षेत्रों भागों में होता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या तुर्कों की होती है, जो अपने को क्या कहते हैं, तुर्क लोग अपने को क्या बताते हैं कि हम भी आ रहे हैं। और भारत के लोग क्या कहते हैं, भारत के लोग जो उत्तरी भारत के लोग हैं ये अभी आ रहे हैं।
और तुर्की के जो लोग होते हैं या भी अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। इनका धर्म क्या होता है, इनका धर्म इस्लाम धर्म है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो उनका धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है, जो कि अपने आप को क्या मानते हैं, आर्य मानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से बताइए हाँ सर इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में जनसंख्या वृद्धि आप बता सकते हैं इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व बताइए। सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व बताइए। सऊदी अरेबिया में पशुपालन का महत्व बताइए। बताइए फटाफट से, सऊदी अरेबिया में की अर्थव्यवस्था में जो पशुपालन है उसका क्या महत्व है। तो सऊदी अरेबिया में अगर पशुपालन की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो सऊदी अरब का अधिकांश भाग जो है विकट भौतिक परिवेश के कारण सदियों से कृषि के आधार पर सीमित जनसंख्या का निर्वाह करता आ रहा है। मतलब सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिजर्ट पाया था। डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल मतलब मरुभूमि, मरुस्थल वह भूमि होती है, आपने उसमें पढ़ा होगा मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल की परिभाषा पूछी जाती है, मरुस्थलीकरण कैसे होता है यह आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में। जब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब सेकंड पेपर पढ़ रहे होते हैं ज्योग्राफी का भी थर्ड ईयर में, तो उसमें आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में होता यह है कि उसमें मरुस्थल एक चैप्टर है आपका। तो मरुस्थल चैप्टर में होता क्या है, मरुस्थल शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के ना, मरु और स्थल, अर्थात ऐसा स्थल जो कि मरा हुआ, मरु मतलब होता है मरा हुआ और स्थल मतलब होता है जमीन। तो ऐसी जमीन जो मरी हुई हो, अर्थात जहाँ पर कोई चीज मतलब उसकी उर्वरक क्षमता जो होगी वह छीड़ हो चुकी है, वहां पर कोई जो है किसी मात्रा में फसल उत्पादित नहीं होती है। और जहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मरुभूमि होगी, जहाँ पर फसल नहीं उत्पादित होगी वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर आपका क्या नहीं होगा भैया, फसल क्यों नहीं उत्पादित होगी, क्योंकि वहां पर पानी नहीं होगा। और जब पानी नहीं होगा तो फसल नहीं उत्पादित होगी, और जब फसल नहीं उत्पादित होगी तो वहां पर लोग नहीं रहेंगे, इसलिए वह स्थान एकदम से वीरान हो जाता है। तो इसीलिए एक प्रकार से अगर बात करें ये जो है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में बहुत सीमित जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या होती है, इसीलिए यहाँ पर लोग जाते हैं अलग अलग देशों से वहाँ पर कार्य करने के लिए। ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब में बहुत लोग कमाने के लिए जाते नहीं अपने यहाँ से, तो वही, तो सऊदी अरब जो है यहाँ पर पशुपालन होता है, और वही जो कुछ छोटे बहुत लोग होते हैं वही पशुपालन वगैरह करते रहते हैं। आप एक मूवी देखिए, एक मूवी देख लीजिएगा अगर जो है देखनी हो अपने यहाँ राजस्थान में मरुभूमि कैसी है, तो एक मूवी देखिएगा आप लोग, उसका नाम है वाटर वाटर जल, या फिर जल उसका मतलब हिंदी में जल है और इंग्लिश में वाटर लिखा रहेगा। तो वो मूवी देखिएगा, राजस्थान की इस कल्चर पर बेस्ड है, राजस्थान की सभ्यता पर। वहाँ पर पानी के लिए जो होता है बड़ा ही संघर्ष होता है। उस मूवी को देखिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बड़ी अच्छी मूवी है, हमने देखी उसको। तो उसको देखेंगे तो उसमें आपको जो है मरुभूमि दिखाई पड़ेगी उसमें। ठीक ध्यान रखें कैसी होती है मरुभूमि, जो ज़मीनें होती हैं एकदम से फटी हुई होती हैं। उसके बाद में वहाँ पर रेतीले इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है एक प्रकार से मशीन बुलाई जाती है पानी निकालने के लिए, तो वो देखेंगे आप उसमें। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। तो सऊदी अरेबिया में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व, सऊदी अरेबिया में तो या तो भैया डीजल पेट्रोल पर आधारित है या तो पशुपालन करते हैं, उसके सिवाय उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पशुपालन जो होता है और मरु कृषि के आधार पर सीमित जनसंख्या का निर्वाह होता है। मरु कृषि, वहां पर जब मरुस्थल पाया था तो मरु में उसे किस प्रकार की कृषि होगी, ज्यादा कृषि नहीं होती है। सऊदी अरब के बद्दू चलवासी पशुचालक के रूप में विख्यात है। बद्दू जनजाति जो होते हैं या चलवासी पशुचारण प्रदेश के रूप में, मतलब वहां पर चलवासी पशुचारण प्रदेश होगा। आपने बीए सेकंड ईयर में पढ़ा होगा विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश, तो वहां पर एक पढ़ा होगा आपने चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी पशुचारण प्रदेश में हमने उसको विस्तार से समझाया बीए सेकंड ईयर में, उसको आप देख लेंगे पता चल जाएगा। चलवासी पशुचारण मतलब कि जो जनजाति लोग होते हैं, बद्दू जनजाति होती है, वह पशुओं को चराती है। और पशुओं को चराती है तो उसी कारण से क्या होता है, जब जहाँ पर पशु लगातार चरते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र मरुस्थल में चेंज हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ चलवासी पशुचालन की क्या है प्रधानता है, पालतू पशुओं में बकरी है, यहाँ पे भेड़ है, ऊँट है और खच्चर जो है या प्रधान है। खच्चर एक प्रकार से कौन सा प्राणी होता है, खच्चर जो होता है घोड़े का और गधे का मिक्सचर जो होता है उसी को हम खच्चर कहते हैं। अर्थात घोड़ा जो हो, घोड़ा जब किसी गधही से जो है एक प्रकार से संबंध बनाता है तो एक प्रकार से उससे निकलता है कौन, खच्चर। तो गधे और घोड़े का मिक्सचर जो होता है कौन होता है, खच्चर होता है, उसी को हम खच्चर कहते हैं। तो बकरी, भेड़, ऊँट और खच्चर यहाँ पर क्या है, पालतू पशुओं में पाए जाते हैं। बद्दू जो है यहाँ के पशु जो है प्रमुख पशुपालक के रूप में ये जाने जाते हैं। बद्दू एक प्रकार से जनजाति है जो कि एक प्रकार से सऊदी अरबिया की क्या है, पशुपालक जनजाति है, जिसका मतलब जिनका सब कुछ इन पशुओं से प्राप्त होता है। ये चारा और पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। अन्य वर्ग के कबीला पशुपालक भी कहे जाते हैं, अन्य वर्ग के कबीला
पशुपालक भी कहे जाते हैं। ऐसे आप लिख देंगे इतना ध्यान रखें। मतलब अन्य वर्ग के जो कबीले क्षेत्र वाले होते हैं वो भी पशुपालक कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही लोग पशुचारण करते हैं, पशुपालन करते हैं। लेकिन फेमस के रूप में अगर देखें तो यही, जैसे कि अब अपने भारत में जो है 2 ही लोग फेमस हैं, मोदी जी फेमस हैं और दूसरे जो है आपके वो फेमस है राहुल गांधी जी। बाकी बहुत सारे नेता हैं लेकिन फेमस तो मोदी जी हैं, उसके बाद में राहुल गांधी जी है। अभी जो है यूट्यूब पर एक प्रक्रिया चल रही है, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, उसमें किसने बोल दिया मोदी गर्लफ्रेंड दो। अब बताओ, द ललन टॉप न्यूज चैनल में वो हमने देखा, उसमें लिखा है कि मोदी गर्लफ्रेंड दो और मोदी ये दो। अब देखिए, अब ऐसे ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जब देश की मीडिया बच्चों की जो है भावनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाती तो उसमें दिक्कत होती है ना कहीं पे। और बच्चों की जो कट ऑफ वगैरह देखते हैं ना, 80 वगैरह के ऊपर चली गई अब की, SSC CGL की। तो हालांकि वो चलिए बात अलग की है, वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी ये वो स्टूडेंट ही है ना, तो हम ही लोग तो SSC वगैरह तैयारी करते हैं कि कौन कोई और से लोग आते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझ लेते हैं। सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था पशुपालन समझ में आएगा। एशिया की वायु यातायात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एशिया के जो वायु यातायात है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ रहा, तो आप बता सकते हैं कि वायु यातायात ने जो है इसमें जो है तमाम सारे क्षेत्र हैं जो कि विभिन्न देशों को, दूर दूर के दराज के देशों को जोड़ दिया है। जो अमेरिका का जो है एक जिला, मतलब अमेरिका को भारत से जोड़ दिया। बड़े बड़े अच्छे दूर दराज के इलाकों को जोड़ने में वायु यातायात बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया में जहाँ हम जाते थे तो बहुत कम मतलब ज़्यादा समय लगता था नाव से या फिर रेलगाड़ी वगैरह से, लेकिन अब जो है वायुयान से हम बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अधिक व्यय के कारण इसका प्रयोग जो है मतलब मुख्य यात्री नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो है कुछ लोग करते हैं। वायु यातायात के सफल संचालन के लिए आधुनिक साज सज्जा युक्त हवाई अड्डों की आवश्यकता होती है। सफल हवाई बेड़े के निर्माण के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता भी पड़ती है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों में 6 का संबंध एशिया के देशों से है। इन ट्रंक मार्गों पर एशिया के उत्कृष्ट हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। तो आप ऐसे एशिया के वायु यातायात पर संक्षिप्त टिप्पणी बता सकते हैं कि 10 में से लगभग 6 हवाई अड्डे जो हैं वो एशिया के सबसे बड़े देशों के ही माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार बताइए। दक्षिण पश्चिम एशिया में पूछा गया आपसे कि कृषि के प्रकार बताइए। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार को आपसे पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार के बारे में पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार को। कृषि दक्षिण पश्चिम एशिया में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मात्रा में कृषि होती वगैरह, कृषि कम होती वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर कृषि के लायक भूमि नहीं है। अगर भूमि भी है तो लोग वहाँ पर जो है भिड़े रहते हैं और तमाम सारे कार्य करते रहते हैं। तो एक प्रकार से वहाँ पर भूमि उतनी उचित मात्रा में नहीं मिल पाती जिससे वह क्या कर सके, जिससे वह वहाँ की खेती वगैरह कर सके। हालांकि फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको किसके बारे में पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार हैं। कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि कौन कौन सी होती है। जैसे इसमें गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोरघम और धान यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। अन्य उत्पादों में आप देख सकते हैं यहाँ पे चुकंदर उत्पादित किया जाता है। खजूर, जैतून, अंगूर, कपास, तंबाकू, शहतूत, ये सब जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। जैतून, अंगूर, अंजीर, नाशपाती, केला, संतरा, सेब की कृषि विस्तार यहाँ पर तेजी से हो रहा है। साग सब्जी की कृषि भी पश्चिमी एशिया की कृषि की विशेषता है। आलू, हरी सब्जी, प्याज आदि अब आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाने लगी है। रूम सागर तट के क्षेत्रों में मतलब देशों में खाद्यान्नों से अधिक फल फूल और सब्जी की खेती की जाती है। इजराइल, तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि अपने उत्पादों को हवाई जहाज़ से यूरोप के बाज़ारों में बेचते भी हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जिनसे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। ऐसे आप बता सकते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया की कृषि के बारे में। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को। तो इतने बाद 10 के 10 प्रश्नों को हमने आपको बता दिए जो कि बड़े ही मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं थे, मतलब ज़्यादा शब्दों में, लेकिन फिर भी हमने विस्तार समझा दिया। अब हम जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को बता देंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बता देंगे। अब ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम जो है उसमें जो है एक एक मुद्दों को हम समझेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है खंडवा लघुत्तरीय प्रश्न। 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके दिया होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। तुर्की की जलवायु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि तुर्की की जलवायु कैसी है। अगला, अगर यह प्रश्न पता तो इसको लिखिए, नहीं तो आप अगला प्रश्न लिख सकते हैं कि सऊदी अरब के धरातलीय स्वरूप और जलवायु का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज तेल उत्पादक प्रदेश। दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज तेल उत्पादक प्रदेशों को आप बता सकते हैं। अगर यह नहीं बता सकते तो इसके बदले में आप अगला प्रश्न लिख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में
पर्यटन उद्योग का विश्लेषण आप कैसे कर सकते हैं, इसको आपको बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्की को एशिया तथा यूरोप के मध्य सेतु क्यों कहा जाता है, इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। तो टर्की को एशिया और यूरोप के मध्य सेतु कहा जाता है, इस कथन को आपको व्याख्या करनी है। इसमें मैप वगैरह के माध्यम से आपको बताना है कि हाँ चूंकि उसी की सीमा पर पड़ता है। मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन। आगे देखते हैं, अगला है, अगर यह प्रश्न नहीं पता तो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए कि इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, ईरान में जनसंख्या विवरण प्रतिरूप पर प्रकाश डालिए। अगर यह प्रश्न पता तो लिखिए, नहीं तो अगला प्रश्न है कि कुवैत की स्थिति तथा भू राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें कलेक्शन किया, तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, इन सभी प्रश्नों को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न है पांचवा कि इराक में जल प्रवाह प्रतिरूप पर प्रकाश डालिए, अथवा दक्षिण पश्चिम एशिया में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना करिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। स्वेज नहर से एक प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा आता है, तो इसको आप रट लीजिएगा। स्वेज नहर वाला स्थापना वगैरह, इसका महत्व क्या है, सभी चीज़ों को, ठीक। स्वेज नहर पर एक दिन में विस्तार से चर्चा कर लूंगा, तो समझ लेंगे। अगला देखते हैं, अगला खंड आपका आता है, केवल इनमें से 2 प्रश्न करने होते हैं, दिए होते हैं 5 प्रश्न। खंड सा दीर्घोत्तरीय 500 शब्दों में आपको इसमें लिखना होता है। देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया जो होती है एशिया, इसमें पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया का एशिया व विश्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दिया है, अर्थात एशिया के संदर्भ में भी इसका जो है महत्व बताना है, और साथ ही साथ विश्व के स्तर पर इसके महत्व की विवेचना हमको करनी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एशिया में असमान जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप व घनत्व के कारणों की विवेचना कीजिए। अर्थात एशिया में जनसंख्या घनत्व जो है असमान रूप से फैला हुआ है, मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या है। इसका मतलब जनसंख्या कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसको वितरण कहते हैं। प्रतिरूप कहते हैं कि किस रूप में पाई जाती है, मतलब कि कैसे पाई जाती है। घनत्व मतलब कि कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। आगे देखते हैं, इजराइल के ऐतिहासिक विरासत का संक्षिप्त जो है परिचय दीजिए। इजराइल का जो है ऐतिहासिक विरासत जो हमने बताई थी कि पहले यह देश नहीं हुआ करता था, वही सारी चीज़ें इसमें बतानी है। हालांकि इन सभी देशों के बारे में विस्तार से हम एक दिन समझ लेंगे। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण आपको करना है। अगर नहीं पता तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सऊदी अरब के मतलब अर्थतंत्र और खनिज उद्योग धंधों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अर्थात सऊदी अरब में जो अर्थतंत्र मतलब पैसे कहाँ से आते हैं इसको बताना है, साथ ही साथ खनिज उद्योग धंधे वहाँ के कैसे हैं, इससे जो है अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे सऊदी अरब की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आपको बता देना है इसमें। आगे देखते हैं, बस इतना जो प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब जो है यहाँ से इनमें से 5 प्रश्न तो दिए हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 प्रश्नों में से केवल कितने को करना है, इन 5 में से केवल आपको 2 ही प्रश्नों को करना है मेरे प्यारे दोस्त। 2 प्रश्न इनमें से छांट लीजिएगा, कर लीजिएगा बड़े आसानी से। तो मैं जल्दी ही इन सभी पर वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आने वाले समय में इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।